हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस अपने लेक्चर्स में हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये जो दोनों चैप्टर थे स्टार्टिंग के, ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट था, तो हमने उसको एकदम डिटेल में पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, अपना थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने चार्ज जब पूरे स्टैटिक कंडीशन में थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से में पूरी हमने सारी चीजें पढ़ी थी। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे ऐसी कंडीशन जब चार्ज क्या होने लग जाएंगे, फ्लो करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। मतलब अब हम करंट्स के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टर, रेजिस्टिविटी, कंडक्टर्स के बारे में, ये सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब करंट फ्लो होगा तब हम कैसे चीजें कैलकुलेट करेंगे, क्या उसका डायरेक्शन होगा, किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो करता है। ये सब चीजों के बारे में पूरा हम क्या करेंगे इस चैप्टर में देखेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तो हमारा अपना थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये वाला जो पार्ट रहेगा इसमें अब चार्ज क्या होंगे, पूरे मूव करने लग जाएंगे हमारे इस चैप्टर में। तो जैसे हमने प्रीवियसली देखा अपने स्टार्टिंग इंट्रो वीडियो में कि हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपना थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद अगला चैप्टर हमारा मैग्नेटिज्म आ जाएगा। ओके, तो ये क्या है, हमने पहले इंट्रो के वीडियोस में देखा था। इस चैप्टर के यदि हम अपने मेजर टॉपिक्स देखें कि कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे, तो फर्स्ट हमारा आएगा इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ के ऊपर। ये जो पहला जो मेजर टॉपिक रहेगा इसमें हमें एटलीस्ट 3 से 4 पार्ट लगेंगे। फिर वैसे ही सारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, क्रिचॉफ्स लॉ एंड इज एप्लीकेशन, ये जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं इन सब में हमें 3 से 4 पार्ट लगेगा। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ओम्स लॉ के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या होती है ओम्स लॉ, क्या होता है रेजिस्टेंस, कैसे वो टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है, क्या होता है करंट, क्या होती है रेजिस्टिविटी। ये सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे इस पहले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमारे चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है, हमारे दो चैप्टर्स जो प्रीवियसली पढ़े थे वो कौन से यूनिट के थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थे। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव स्टडीड अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। हमने क्या देखा वहां पे, जब चार्ज पूरे रेस्ट पोजीशन पे थे कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, कैसे उनका पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, ये सब चीजों के बारे में हमने देखा था फर्स्ट दो चैप्टर्स में। हियर वी स्टडी अबाउट चार्जेस इन मोशन। अब हम जो चैप्टर पढ़ेंगे इसमें क्या होगा, पूरे चार्ज क्या हो जाएंगे, मोशन में हो जाएंगे, विच कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। और जैसी चार्ज मोशन में आ जाएंगे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगा। ओके, सच इलेक्ट्रिक करंट्स ऑकर नेचुरली इन मेनी सिचुएशंस। ऐसा इलेक्ट्रिक करंट हम नेचुरली बहुत सारी जगहों में देखते हैं। लाइटनिंग एक एग्जांपल देख सकते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर करंट फ्लो होते हैं। एग्जांपल इन लाइटनिंग, जैसे बिजली कड़कती है हमारे यहां तो वो क्या होता है, 1 सेकंड में करंट का डिस्चार्ज होता है। तो वो एक प्रकार का क्या रहता है, वो नॉन स्टडी प्रोसेस रहता है। हम अपने चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, पूरा स्टडी करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज फ्लो फ्रॉम द क्लाउड्स टू द अर्थ। लाइटनिंग सब किसी ने देखा ही होगा कि क्या होता है, अचानक से लाइटनिंग जो रहती है वो कहां से फ्लो करती है, क्लाउड से लेके सीधा अर्थ तक फ्लो करती है अचानक से थ्रू दी एटमॉस्फेयर। मीडियम क्या रहता है बीच में, एटमॉस्फेरिक मतलब एयर रहती है, विच समटाइम्स बिकेम डिजास्ट्रस। क्यों डिजास्टर्स बन जाता है, क्योंकि वो अचानक से एकदम नॉन स्टडी फ्लो ऑफ करंट रहता है। ऐसी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं। जो चीजों को हम कंट्रोल करेंगे, जब हमारा चार्ज का मोशन हम कंट्रोल करने लग जाएंगे तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तो उसी चीजों के बारे में हम देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल वे में फ्लो कराते हैं। डिजास्टर्स एज द फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन स्टडी। क्या रहता है हमारा जो फ्लो ऑफ चार्ज रहता है लाइटनिंग के केस में, वो क्या रहता है, नॉन स्टडी रहता है। मतलब टाइम के साथ वो वेरी करते रहता है। स्टडी का मतलब ही यही होता है कि कोई भी चीज टाइम के साथ क्या कर रही है, नहीं वेरी कर रही है, इसको हम स्टडी बोलते हैं। कोई चीज टाइम के साथ वेरी कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टडी। और किसमें वेरी करती है, वो स्पेस में, मतलब कोई भी रीजन ऑफ स्पेस में वो चीज को हम बोलते हैं। However, in our everyday life, we see many devices such as torch, cell driven clock। ये सब जो डिवाइस हम देखते हैं अपनी रियल लाइफ में, टॉर्च, क्लॉक देखते हैं, ये सब किससे चलती है, बैटरी से चलती है। मतलब ये सारी जो डिवाइसेस रहती हैं ये स्टडी फ्लो ऑफ करंट से फ्लो चलती हैं, एक्सेट्रा, वेयर चार्जेस फ्लो इन स्टडी मैनर। मतलब जो हमारा करंट का फ्लो रहता है वो क्या रहता है, स्टडी मैनर में रहता है। तो हम वही सब डिवाइसेस पढ़ेंगे इसमें और उसका पूरा बेसिक्स पढ़ेंगे, जहां पे करंट हम स्टडी फ्लो करवाएंगे। अनस्टडी हम करंट फ्लो कराएंगे तो उसका हमारे लिए कोई उतना ज्यादा यूज नहीं रहेगा। ओके, तो हम ऐसी पूरी डिवाइसेस के बारे में देखेंगे और कैसे करंट फ्लो होता है, क्या उसका ओरिजिन है, क्या कंसेप्ट होते हैं, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी मेंटेन ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, यदि हम दो कंडक्टर्स के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे, मतलब दोनों के बीच का जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि वो बार बार पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। जो पोटेंशियल रहेगा दोनों के बीच में वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तब हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज मिलेगा। मतलब जो चार्ज हम फ्लो कराएंगे हायर से लोअर पोटेंशियल, या हम बोल सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, वो क्या मिलेगा, हमें कांस्टेंट फ्लो मिलेगा इन मेटेलिक वायर कनेक्टिंग दी टू कंडक्टर्स। और कैसे, दोनों जो कंडक्टर्स रहेंगे उनको हम क्या कर देंगे, एक मेटेलिक वायर जो भी एक प्रकार का कंडक्टर है उससे हम कनेक्ट कर देंगे। द फ्लो ऑफ चार्जेस इन मेटेलिक वायर, कौन सा मेटेलिक वायर, जिससे हम दो कंडक्टर को कनेक्ट करके रखे हैं, कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। तो जो चार्जेस का फ्लो होता है किसी दो प्लेट्स के बीच में, जैसे हमने प्रीवियसली कैपेसिटर पढ़ा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का हम वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। तो उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। और जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद दी चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। तो वो फिजिक्स की ब्रांच जो क्या करती है, चार्ज को मोशन में डील करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या करता है, पूरे चार्ज को रेस्ट के फॉर्म में ट्रीट करता है, कि जब वो एक पोजीशन पे है तो वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, कैसा पोटेंशियल जनरेट कर रहा होगा, कैसी वो फोर्स जनरेट कर रहा होगा। ये सब हम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, चार्ज हमारे पूरे मोशन में आ जाएंगे। तो इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके और कैसे स्टडी करंट मिलेगा हमें, जब हम एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे किसी दो चीज के बीच में। तो यहां पे हम पूरा उसी के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे, कैसे करंट फ्लो होगा, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक करंट। देखते हैं क्या होता है पूरा डिटेल में। इलेक्ट्रिक करंट, फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज through any cross section of the conductor. It is denoted by I. तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब Q, रेट उसका मतलब कैसे निकालेंगे हम, Q डिवाइड बाई T कर देंगे, या हम बोल सकते हैं dQ बाई dt। तो चार्ज का टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है या फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। डिफाइन एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। मतलब किसमें फ्लो कर रहा होगा, किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा होगा। कंडक्टर मतलब क्या, कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इट इज डिनोटेड बाई आई। हम कैसे करंट को डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, अब कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एक्सप्रेस बाई आई इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग क्यू और टाइम टेकन टी। तो प्रीवियसली हमने चार्ज के बारे में पूरा देखा, चार्ज कैसी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सब चीज के बारे में हमने पूरा बेसिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कि क्या होता है चार्ज, कैसे वो अपनी फील्ड जनरेट करता है, सब चीज। अब हम उसका यदि हम फ्लो देखेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में किसी कंडक्टर से, कि एक टाइम के रेस्पेक्ट में कितना फ्लो हो रहा है, तो वही क्या बनाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। तो क्या होगा करंट का फॉर्मूला, टोटल चार्ज फ्लोइंग क्यू डिवाइड बाय टाइम टेकन। मतलब कितना टाइम वो ले रहा है किसी कंडक्टर के अंदर जब फ्लो कर रहा है, तो Q बाई टी। इफ टोटल चार्ज dQ, यदि कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, dQ फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फ्रॉम ए स्मॉल टाइम dt, एक थोड़ा सा चार्ज फ्लो हो रहा है, छोटा सा चार्ज dQ थोड़े से टाइम के लिए dt टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू dQ बाई dt। मतलब करंट क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम। ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का। आगे बढ़ते हैं। इट मींस दैट करंट थ्रू ए कंडक्टर एट ए टाइम इज डिफाइंड एज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज, क्योंकि हम dQ बाई dt बोल रहे हैं। मतलब Q का हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, d बाई dt कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके तो हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। Q को हम क्या कर रहे हैं, d बाई dt उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं, जो क्या करेगा, किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा। कंडक्टर मतलब एक ऐसी चीज जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसका दूसरा अपोजिट कौन होता है, इंसुलेटर होता है, जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो इट इज डिफाइंड एज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन मतलब हम कोई भी उसके क्रॉस सेक्शन से वो क्या करेगा, पास करेगा इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
और ऑब्वियस ही बात है एक उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा, यहां पे हम डायरेक्शन भी देखेंगे, मगर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा, डायरेक्शन भी ले रहे हैं तो ऐसा नहीं वेक्टर क्वांटिटी होगा, इलेक्ट्रिक करंट एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है। देखते हैं आगे, इफ n इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस कॉमा E इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज एंड T इक्वल टू टाइम, यदि हम n को क्या मान लेंगे, जितने नंबर ऑफ क्या हो रहे हैं, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं, और E क्या होता है हमारा बेसिक यूनिट चार्ज, जिसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यही चीज हम बेसिक पढ़े क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। और T क्या है हमारा, टाइम है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम ही क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट, और Q की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, NE लिख सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा है कि बेसिक इंटीग्रल होता है वो कि जितने उसमें चार्जेस हैं, N कितने नंबर ऑफ उसमें क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो भी रहेंगे, और किसी भी एक बेसिक यूनिट एलिमेंट का चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की वैल्यू E की क्या होती है, सेम होती है, तो Q की वैल्यू होती है NE, तो हम क्या लिख सकते हैं, NE बाई T लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। जब n क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ चार्ज, कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, E बेसिक चार्ज हमारा, और T क्या हो जाएगा हमारा टाइम, तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कन्वेंशनली अब डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे हम। कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसा रहता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। यदि हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट फ्लो कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे करंट हमारा लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है। देखते हैं, कन्वेंशनल करंट का हम इसको डायरेक्शन बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जैसा फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। देखते हैं, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, यदि मैं एक दो प्लेट ले लेता हूं, और यदि यहां से एक इलेक्ट्रॉन मेरा क्या कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है, इसको मैं A बोल देता हूं और इसको B बोल देता हूं, B से A मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे करंट का डायरेक्शन क्या है, I A से B होगा। इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन की वो हमेशा अपोजिट फ्लो करता है करंट, मतलब पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो करता है, हम नॉर्मली बोल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव चार्ज तो उसी में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है पूरे एक सर्किट में, तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन देखेंगे हम, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होगा। तो करंट का डायरेक्शन हम पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में लेते हैं। ओके, और अपोजिट रहता है वो किसके, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ऑलवेज स्टडी, हमेशा स्टडी नहीं होता। हेंस मोर जनरली वी कैन डिफाइन करंट एज फॉलोज, और जनरली हम कैसे करंट को डिफाइन कर सकते हैं, लेट, यदि हम dq लेते हैं, और dq क्या होगा हमारा, नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल टी। dq क्या है हमारा, एक नेट चार्ज फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर इंटरवल टाइम डेल टी में, और वो टाइम कितना है, t प्लस डेल टी है, तो उस टाइम t को हम कैसे लिख सकते हैं, di, मतलब जो छोटा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो इस केस में हमारा टोटल करंट कैसे मिलेगा, di, किसी एक पर्टिकुलर टाइम t में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, dq चार्ज फ्लो कर रहा है किसी टाइम इंटरवल dt में फ्लो कर रहा है, और वो टाइम इंटरवल किसके बीच का है, t से ज्यादा, और कहां तक के है वो, t प्लस डेल टी टाइम इंटरवल में फ्लो कर रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, di, मतलब करंट स्मॉल अमाउंट ऑफ किसी टाइम इंटरवल में डेल टी टेंड्स टू 0, मतलब वो जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है, और डेल क्यू बाई डेल टी, सेम जो ओरिजिनल हमारा एक्सप्रेशन है डी क्यू बाई डी टी, वैसा ही ये क्या है, वैसा ही एक्सप्रेशन है, बस यहां पे हम क्या ले रहे हैं, टाइम हमारा क्या है, बहुत छोटा हो जा रहा है, मतलब टाइम टेंड्स टू 0 हो जा रहा है, एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ये एक्सप्रेशन है। आगे बढ़ते हैं, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है। ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन होता है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, बट करंट हमारा क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी रहेगा, वो पूरा स्केलर लॉ फॉलो करेगा। ऑल्दो इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब करंट हमारी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता, सिंस द एंगल बिटवीन दी वायर्स कैरिंग करंट डज नॉट अफेक्ट दी
टोटल करंट। यदि बहुत सारे वायर्स हैं, करंट कैरी कर रहे हैं, सबके बीच का एंगल अलग अलग है, तो उससे करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक प्रकार का स्केलर एडिशन ही लेगा। इट फॉलोज लॉ ऑफ स्केलर एडिशन, मतलब वेक्टर, मतलब जो करंट होगा वो नॉर्मली ऐड होगा, जैसे हम चीजों को ऐड करते हैं। वेक्टर एडिशन की वो लॉ बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। तो करंट क्या है हमारे, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये नॉर्मल टर्म हमारा करंट्स के बारे में। यूनिट्स के बारे में बात करते हैं कि करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी। द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। क्या होती है करंट की यूनिट, एम्पियर होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, ए से। ठीक है, देखते हैं क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम होगा। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स होती है, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड्स। तो एक एम्पियर किसके बराबर होगा, कूलम पर सेकंड के बराबर होगा। मतलब 1 एम्पियर की हम बात करें तो वो क्या होगा, कूलम पर सेकंड, 1 कूलम पर सेकंड। मतलब डायमेंशन फॉर्म में यदि हमें एम्पियर को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, कूलम पर सेकंड की यूनिट्स में उसको लिखेंगे। और इसको जनरली हम कैसे डिनोट भी करते हैं, 1 s की पावर -1। सेकंड्स को हम क्या करते हैं, इनवर्स करके ऊपर में साथ में लिख लेते हैं। ऐसा हमने बहुत पहले और सेकंड चैप्टर में देखा है कि बहुत सारी यूनिट्स जो नीचे रहती है उसको हम इनवर्स के फॉर्म में ऊपर लिख लेते हैं। तो 1 कूलम सेकंड इनवर्स भी हम इसकी यूनिट बोल सकते हैं। करंट थ्रू अ वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ही अब हम डेफिनेशन के फॉर्म में बोलेंगे कि किसी भी वायर से हम बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कब, इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। कोई भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है वायर का, ऐसे भी फ्लो कर सकता है, ऐसे भी फ्लो कर सकता है, नीचे से ऊपर ही फ्लो कर सकता है, मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शन से उसमें वो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। एनी क्रॉस सेक्शन होता है करंट का फ्लो। ठीक है, तो 1 कूलम का जब चार्ज फ्लो करेगा किसी वायर में 1 सेकेंड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में उस वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रहा है, तो हम बोलेंगे 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनाते हैं ताकि हमें और आइडिया मिले। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ लैम्प। एक लैम्प है, इलेक्ट्रिक लैम्प, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं पूछा है एक लैम्प से। आगे देखते हैं। इफ करंट इज 300 मिली एम्पियर, एम ए मतलब मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर का उससे क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। गिवन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। तो यदि ये डाटा हमें नहीं देता तो भी हम क्वेश्चन बना सकते थे, क्योंकि हमें ऑलरेडी ये चीज देखी है कि जो E की वैल्यू है, बेसिक यूनिट चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये चीज हमें याद रहनी चाहिए। तो 300 एम्पियर का, 300 मिली एम्पियर का क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है एक लैम्प से। तो कितना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, अपनी गिवन वैल्यूज। क्या क्या गिवन वैल्यूज हमें गिवन है, टाइम गिवन है टी, कितना 1 मिनट, क्या होता है कूलम पर सेकंड होता है, तो हम सारी चीजें क्या लेंगे, सेकंड्स में लेंगे, मतलब 60 सेकंड्स। ओके, फिर क्या दिया है हमें, करंट दिया है, करंट की वैल्यू आई, कितना 300 मिली एम्पियर। तो इसको हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 300 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। और हमें बेसिक यूनिट चार्ज की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। तो ये वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी। यदि इस क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं देता बेसिक एलिमेंट चार्ज की, तो भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, क्योंकि ये बेसिक है। तो अब यदि हम देखेंगे चार्ज पासिंग थ्रू लैम्प इन 1 मिनट। तो यदि हम देखें, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कितना चार्ज पास हो रहा है लैम्प से 1 मिनट में, क्योंकि हमें टाइम पता है और करंट पता है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। ओके, निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा I इक्वल टू करंट इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। ओके, तो यहां से यदि मैं Q की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी। I हमारा कितना है, 300 इंटू 10 टू द पावर -3
और टाइम कितना है हमारा 1 मिनट, तो उसको हम क्या लेंगे सेकेंड्स में लेंगे, तो कितना हो जाएगा 60। तो कितनी आ जाएगी यहां पे टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा लैम्प में 1 मिनट में। तो क्यू की वैल्यू यदि हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 1800 इंटू 10⁻³ बिल्कुल, और उसको हम क्या लिख सकते हैं 18 कूलम्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे चार्ज की वैल्यू 1800 हो जाएगी, 3 जीरो ऑलरेडी आ जाएगा 18 और 3 जीरो और 10⁻³ ऐसी हट जाएगा, तो 18 कूलम्स क्या आ जाएगा हमारा चार्ज फ्लो कर रहा होगा लैम्प से कितना 1 मिनट में। अब हमें Q की वैल्यू पता चल गई है, हमें बेसिक चार्ज की वैल्यू पता है E की वैल्यू, तो अब हम क्या करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, एकदम बेसिक चीज। तो नाउ यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या है उसका फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE। Q की वैल्यू पता है, हमें यहां से क्या करना है N निकालना है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N, तो वो क्या हो जाएगा Q बाई E। Q कितना आया है हमारा 18 कूलम्स आया है, और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1.125 इंटू 10⁻20 बिल्कुल। तो ये क्या आ जाएगी हमारी N की वैल्यू इक्वल टू N, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक लैम्प से फ्लो हो रहे होंगे कितने 1 मिनट में, जब उसमें 300 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो 1.125 इंटू 10⁻20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि नंबर है एक प्रकार का, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे कितने एक लैम्प में, कितने मिनट में 1 मिनट में। तो एक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। आगे बढ़ते हैं, नोट आप कभी भी कर सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, जो चीजें क्या है हमारे लिए याद रखना जरूरी है, और यही चीजें क्या बनाएंगी हमारी कंसेप्ट बनाएगी। हम आगे चलते चलते बहुत सारी इस पहले लेक्चर में कुछ कुछ थ्योरेटिकल चीजें पढ़ेंगे जो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी चैप्टर को एकदम डीप में समझने के लिए। तो देखते हैं, ऐसे ही जाके आगे हम और एक कंडक्टर्स के ऊपर भी थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यदि हम चैप्टर्स को एकदम अच्छे से समझना चाहते हैं। आगे जाके जो डेरिवेशंस होंगे वो पूरी उसी चीजों पर बेस्ड होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to flow of current। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एज मैटर ऑफ कन्वेंशन, यदि हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक बार बात करें, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो डायरेक्शन रहता है हमारा पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो का, वही डायरेक्शन क्या देता है हमें करंट का डायरेक्शन देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस करंट को हम क्या बोलते हैं, दिस करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ओके, तो जो पॉजिटिव चार्जेस का जो डायरेक्शन है फ्लो का, उसी को हम बोलेंगे, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और इसी करंट को हम क्या बोलेंगे कन्वेंशनल करंट बोलेंगे। आगे देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो क्या देता है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उस डायरेक्शन के यदि हम करंट्स को बोलना चाहें तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा, कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में जो फ्लो ऑफ करंट है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, अपोजिट क्या होगा इसका, कन्वेंशनल करंट। देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज अपोजिट टू दी कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट का क्या होगा, अपोजिट होगा किसके, कन्वेंशनल करंट के। ओके, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, एकदम इजी चीज। पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट, और वही हमारा मेन करंट हम उसको मानेंगे। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं जिसको हम ज्यादा नहीं लेंगे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट को हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हम अपना पूरा कन्वेंशनल करंट यूज करेंगे। इफ करंट वेरीज विथ टाइम, यदि करंट क्या हो रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंशियल लिमिट्स ऑफ क्यू में, आई
मतलब दैट इज आई इज इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। यदि क्या कर रहा है, करंट टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो उसको हम ऑब्वियसली नॉर्मल जो हमारी इक्वेशन है क्यूब आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वैसी आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ये 3 पॉइंट्स देखे, आगे देखते हैं। फर्दर आई मतलब करंट इज सेम इवन व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। तो करंट को क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन से फ्लो हो, जितनी उसकी वैल्यू है वो उतना ही फ्लो करेगा, चाहे वो किसी भी उसके क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेम व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर, मतलब यदि आगे जाके उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो जा रहा है तो भी करंट उससे उतना ही फ्लो होगा। आगे बढ़ते हैं। थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी, यदि हम किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से एक पर्टिकुलर टाइम में करंट फ्लो हो रहा है, उसको यदि हम एज्यूम करें, इफ पॉजिटिव चार्ज Q1 इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, यदि हम 2 पॉइंट्स मान लेते हैं A और B किसी कंडक्टर में, जिसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है कहां से लेके A से लेके B तक, एंड नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है Q2 जो कहां से फ्लो होगा, B से लेके A तक, देन टोटल करंट थ्रू द कंडक्टर इज गिवन बाय, उस केस में टोटल करंट कैसे गिवन होगा, I इज इक्वल टू Q1 बाई टी प्लस Q2 बाई टी। कैसे देखते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है Q1 वो कहां से फ्लो कर रहा है, A से B फ्लो कर रहा है, तो ये तो हमारा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हुआ जो हम लेंगे। ओके, दूसरा नेगेटिव चार्ज है एक Q2 जो कहां से फ्लो कर रहा है, A टू B के जस्ट अपोजिट B टू A फ्लो कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में ही तो हम अपना करंट लेते हैं, उस जो चार्ज का जो फ्लो हो रहा होगा, इसलिए दोनों जो कन्वेंशनल, इन दोनों चार्जेस का जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होगा वो सेम हो जाएगा। तो Q1 प्लस Q1 बाई टी Q2 बाई टी, A से B क्या फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यही हमारे कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हो गया। B से A क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, अपना कन्वेंशनल करंट, तो इसलिए Q1 बाई टी Q2 बाई टी दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई टी। तो दोनों के कारण करंट का फ्लो होता है। आगे जाके हम ये चीज देखेंगे कि करंट जब हम यदि दो अलग अलग चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो हम दोनों का क्या लेंगे, सम लेंगे टोटल करंट निकालने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लोज ड्यूरिंग द लाइटनिंग इज द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर। तो जो लाइटनिंग टाइम में इलेक्ट्रिक करंट हम देखते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर का रहता है, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग करंट रहता है। और इस यहां पे क्या शो करना चाह रहा है, यूनिट शो करना चाह रहा है कि कौन सा करंट ज्यादा बड़ा रहता है और कौन सा छोटा रहता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है उसका थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर के वो क्या रहता है, टर्म में रहता है। हाउएवर द करंट इन आवर नर्व्स इज इन माइक्रो एम्पियर। जो हमारी बॉडी के नर्व्स के अंदर जो करंट फ्लो होता है, इसी करंट की मदद से हमें क्या होता है, हम जल्दी जल्दी अपनी बॉडी में इंफॉर्मेशन भेज पाते हैं। माइंड जो हमारा रिस्पॉन्स करता है वो भी क्या करता है, करंट की मदद से ही करता है, बस वो करंट की जो मतलब मैग्नीट्यूड रहता है वो बहुत छोटा रहता है, माइक्रो एम्पियर्स में रहता है, और लाइटनिंग का जो रहता है वो क्या रहता है, थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर्स में रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक प्रकार से एक कंपैरिजन दिया कि एकदम बड़ा करंट क्या होता है और एकदम छोटे मैग्नीट्यूड का करंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम अपना, करंट डेंसिटी। क्या होती है करंट डेंसिटी, देखते हैं। द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर, इज द रेशियो ऑफ करंट एट दैट पॉइंट इन द कंडक्टर टू द एरिया। क्या होगा करंट डेंसिटी, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा, जिस भी जगह पे हम निकाल रहे हैं करंट डेंसिटी, उस जगह का करंट डिवाइड बाय उसका क्या होगा, उस जगह का एरिया, मतलब उस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मतलब सिंपली जिस प्लेस में हमें करंट डेंसिटी निकालनी है, उस जगह से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे उस जगह के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो हमें क्या मिल जाएगी, उस जगह की करंट डेंसिटी मिल जाएगी एट दैट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं। यदि करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हुआ तो करंट डेंसिटी भी चेंज हो सकती है, करंट नहीं चेंज होगा। इफ करंट आई इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर दी
क्रॉस सेक्शनल ए ऑफ अ कंडक्टर, यदि एक करंट है वो एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उसकी वैल्यू उसके डिस्टेंस के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है, वो पूरे कंडक्टर में उसकी वैल्यू सेम है, देन करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे हम चाहते हैं उस पॉइंट पे करंट डेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, J इज इक्वल टू I बाई ए, जितना करंट फ्लो हो रहा है और जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे निकालना है, जिसको हम J से डिनोट करते हैं, और I क्या होता है, Q बाई टी होता है, चार्ज अपॉन टाइम हमारा करंट होता है, तो करंट डेंसिटी को और हम क्या लिख सकते हैं, Q T बाई ए, ये क्या हो गया हमारा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि इस डेफिनेशन से आपको नहीं समझ में आया तो एक और देखते हैं। करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट फ्लोज थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ ए चूजन क्रॉस सेक्शन। ये क्या हो गया, एक डेरिवेशन, मतलब डेफिनेशन क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट फ्लोज थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ ए चूजन क्रॉस सेक्शन। देखते हैं ऊपर वाले, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट फ्लोज थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ ए चूजन क्रॉस सेक्शन, दैट फ्लोज थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ ए चूजन क्रॉस सेक्शन, मतलब जिस जगह पे हम करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं उसको ये क्या बोला, चार्ज और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफाइन किया। डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाई टी होगी। ओके, तो ये एक और डेफिनेशन उसका। और दूसरा डेरिवेशन, एक और, इसको हम एक और तरीके से क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइन एज इलेक्ट्रिक करंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया एट ए गिवन पॉइंट इन स्पेस। जिस भी पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये क्या, पहली वाली लाइन, इलेक्ट्रिक करंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। ओके, करंट डेंसिटी क्या होती है हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी करंट डेंसिटी हमारी। इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा करंट का डायरेक्शन, ऑब्वियस ही बात है, करंट, कन्वेंशनल करंट हमारा किस डायरेक्शन में रहेगा, पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में रहेगा, तो इसका भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में रहेगा। इट्स डायरेक्शन एट ए पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे हम निकाल रहे करंट डेंसिटी, इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। किसके डायरेक्शन में रहेगा, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में रहेगा, जिस पॉइंट पे भी हम निकाल रहे हैं, एट दैट पॉइंट। ऐसा ही यूनिट क्या होगी करंट डेंसिटी की, चार्ज करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया मीटर की पावर -2, या हम इसको बोल सकते हैं एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो एक इसकी यूनिट करंट की, पर मीटर स्क्वायर को हम ऊपर करके -2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसकी यूनिट होगी करंट बाई एरिया, जिस भी एरिया पे हम निकाल रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा करंट डेंसिटी। एक न्यूमेरिकल बनाते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। रीड करते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ डायमीटर 0.24 सेंटीमीटर, एक एल्यूमिनियम वायर है जिसका डायमीटर 0.24 सेंटीमीटर है, इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए कॉपर वायर। उसको हम सीरीज में कनेक्ट किए, एल्यूमिनियम वायर कॉपर वायर दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट किए, और कॉपर वायर का डायमीटर कितना है, 0.16 सेंटीमीटर। द वायर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर। ठीक है, वो वायर कितना करंट फ्लो कर, कितना करंट कैरी कर रहा है, 10 एम्पियर का। डिटरमाइन दी करंट डेंसिटी इन एल्यूमिनियम वायर। एल्यूमिनियम वायर में हमें क्या करनी, करंट डेंसिटी निकालनी, जिसका डायमीटर क्या है, 0.24 सेंटीमीटर। निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, करंट की वैल्यू पता है, एरिया पता है, डायमीटर से उसका एरिया निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं बिल्कुल। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एकदम प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व करेंगे, आप भी वैसी करेंगे। सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज लिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, यदि सीधा फॉर्मूला रख के ऐसा क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आया और आप सीधा फॉर्मूला रखे, दोनों वैल्यू रखे, सॉल्व करके निकाल दिए, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि आप 2-3 स्टेप लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से नंबर मिलेगा। तो हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है, किसका डायमीटर दिया है, एल्यूमिनियम वायर को। हमें एल्यूमिनियम वायर में करंट डेंसिटी निकालनी है, तो इसी का डायमीटर लेंगे। ओके, कितना दिया है, 0.24 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लेते हैं, 0.24 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, 0.24। ओके, और क्या दिया हमें, करंट आई की वैल्यू दी 10 एम्पियर। तो करंट डेंसिटी क्या होगी हमारी,
इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, जे से, और वो क्या हो जाएगी I बाई ए। अब एरिया क्या होगा हमारा, एक प्रकार का सर्कुलर वायर ही होगा, तो एरिया कैसे हम निकालेंगे, पाई बाई 4 डी स्क्वायर करके, या आप चाहें तो रेडियस में चेंज करके पाई आर स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, बट हमें डायमीटर में दिया है तो डायमीटर में ही रखते हैं उसको। तो J इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई पाई बाई 4 होगा, तो मैं 4 को ऊपर ले लेता हूं, 4 इंटू डी 0.24 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो हमारा J कितना आ जाएगा, मतलब करंट डेंसिटी, J की वैल्यू क्या आएगी, हमारी बड़ी सी वैल्यू आएगी, पूरी वैल्यू मैं आपको लिख के दिखाता हूं, 2210485 2210485.32 ये आएगी हमारी करंट डेंसिटी की वैल्यू। क्या होगी यूनिट, करंट है तो करंट की यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये होगी हमारी करंट डेंसिटी का आंसर आएगा। अब इसको हमें पावर में लिखना पड़ेगा, तो कितना लिखेंगे हम, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, यहां से लिए 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा करंट डेंसिटी, जो हमें क्वेश्चन में निकालने बोले। तो स्टार्टिंग में एकदम सिंपल क्वेश्चन, यही सिंपल क्वेश्चन हम पढ़ के क्या होंगे, बड़े क्वेश्चन बना पाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब एक थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये पोर्शन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब हम आगे जाके डेरिवेशंस करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो वहां पे ये सारी चीजें क्या आएंगी, हमारे काम आएगी। तो सबसे पहले हम सॉलिड कंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, क्या कारण होता है, कैसे वो फ्लो करते हैं, लिक्विड गैसेस में क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये थ्योरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज हम जानते हैं, सारे मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। द इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन देम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और जो उनके अंदर कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिक का, उसको हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, एटम्स रहते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एस्केप कर जाते हैं। ठीक है, चार्ज यदि उनको एनर्जी मिलती है तो अंदर वाले जो रहते हैं वो नहीं एस्केप कर पाते, यही बताती है। देखते हैं, इन एन एटम ऑफ ए सब्सटेंस, यदि हम एक नॉर्मल एकदम छोटे एटम की बात करें किसी भी सब्सटेंस की, द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास में रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स के एकदम पास में रहते हैं वो क्या होते हैं, एस्केप नहीं कर पाते, क्योंकि वो न्यूक्लियस के एकदम नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस से क्या होते रहते हैं, अट्रैक्ट होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव और बीच में न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो जो एकदम पास के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, एस्केप नहीं कर पाते, आर बाउंड टू इट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज। तो जो पास के जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और यदि दूर के जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो यदि निकल गए तो और इनके ऊपर चार्ज बढ़ जाता है, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पे। बट द इलेक्ट्रॉन्स फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब जो आउटर शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक्सपीरियंस ए वीक अट्रैक्टिव फोर्स। तो उनके ऊपर कैसे लगती है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, जो आउटर शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं एटम में। हेंस द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कैन बी रिमूव्ड इजीली, हम आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट से रिमूव कर सकते हैं। कैसे, फ्रॉम द एटम्स, कैसे रिमूव कर सकते हैं हम, बाय रबिंग और हीटिंग द सब्सटेंस। ये चीज हम फर्स्ट चैप्टर में देखें, किसी भी बॉडी को हम रब करते हैं तो वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। रब करने से इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं, बॉडीज में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो किसी भी बॉडी से हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हैं, या तो हम उसको रब कर दें या हम उसको गर्म कर दें, तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। पूरी चीजों का यहां पे एक मीनिंग है। तो पहले अभी हमने क्या देखा, नॉर्मल देखा, और आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, अभी एस्केप हो रहे हैं। आगे देखते हैं, इन फैक्ट फ्यू आउटर इलेक्ट्रॉन्स
लीव देयर एटम एंड मूव फ्रीली। और कुछ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो ऑलरेडी निकल के क्या होते हैं, एक मॉलिक्यूल किसी भी मेटल के अंदर वो क्या करते रहते हैं, अपने आप निकल के घूमते रहते हैं। मतलब उनको ज्यादा रब करने की जरूरत नहीं है, वो फ्रीली घूमते रहते हैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर विद इन द सब्सटेंस in the vacant space between the atoms. In fact, few outer electrons leave their atom and move freely. तो किसी भी यदि हम एक कंडक्टर की बात करें जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसके हर एक एक एटम के जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो अपने आप निकल जाते हैं और उसी के अंदर क्या करते हैं, फ्रीली वो घूमते रहते हैं। कौन सी जगह में, एक एटम जो होता है, एटम में 80% खाली जगह होती है। हम देख नहीं सकते क्योंकि वो एकदम क्वांटम लेवल की चीजें हैं, बट एटम्स में बहुत सारी खाली जगह होती है। ये चीज रदरफोर्ड ने भी देखी थी जब उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था कि 80% जगह क्वांटम प्लेस उसको बोलते हैं, हम मूवीज में देखे होंगे, उसी जगह में जाते हैं उन लोग, क्वांटम रेल्म भी उसी को बोलते हैं। तो इसी बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो किसी भी कंडक्टर के अंदर घूमते रहते हैं। और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो बिना किसी चीज के भी उस एटम के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर घूमते रहते हैं। दे कैरी चार्ज इन द सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या करते हैं, चार्ज रहते हैं, नेगेटिव चार्ज रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में चार्ज क्या करते हैं, कैरी करते रहते हैं विद इन दी कंडक्टर के अंदर। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of a solid substance depends upon the number of free electrons in it। तो किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ज्यादा उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ज्यादा कंडक्ट करेगा। यदि उसके अंदर कुछ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं, जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, उनके अंदर बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते तो वो क्या करते हैं, कोई भी चीज कंडक्ट भी नहीं करते हैं। तो जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। इन मेटल्स दिस नंबर इज क्वाइट लार्ज, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब, पर उसके वॉल्यूम में कितने, 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं किसी भी हम कंडक्टर या मेटल के बारे में बात करें। Hence, metal are good conductor of electricity। तो मेटल्स क्या होते हैं, हमारे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सिल्वर क्या है, सबसे बेस्ट कंडक्टर रहता है यदि हम कंपेयर करें कॉपर, गोल्ड और एल्यूमिनियम से। ये तीनों भी कंडक्टर है बट सिल्वर एकदम बेस्ट कंडक्टर की कैटेगरीज में आता है। ओके, तो ये था किसके बारे में, एक सॉलिड सब्सटेंस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम लिक्विड्स और गैसेस के बारे में बात करें कि इसमें कंडक्शन कैसे होता है, इन लिक्विड्स एंड गैसेस, यदि हम लिक्विड्स और गैसेस के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक कंडक्शन टेक्स प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो सॉलिड में कैसे कंडक्शन होता है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट के कारण होता है, बट लिक्विड और गैसेस में हम बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस के मूवमेंट के कारण करंट फ्लो करता है। कैसे, इलेक्ट्रॉन तो अपना मूव करेगा ही करेगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो एक क्या बन जाएगा, एक प्रकार का पॉजिटिव आयन बन जाएगा और वो भी मूव कर सकता है, गैसेस में तो और फ्रीली, लिक्विड में भी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स अनलाइक इन मेटल्स, मतलब ये क्या है, लिक्विड में है, पॉजिटिव के कारण भी होगा, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के कारण भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। मेटल की तरह नहीं, जैसे सॉलिड में क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक कंडक्शन किसके कारण होता है, ऑकर्स बाय द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो सॉलिड के जैसा नहीं होता लिक्विड और गैस। इन केस ऑफ लिक्विड्स कंडक्टर सच एज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो आप अपने देखे होंगे हमारे घर में जो बड़ी बड़ी बैटरीज यूज होती है, जितनी भी बैटरीज के अंदर में आप जो भी लिक्विड देखते होंगे वो सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रहते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, लिक्विड कंडक्टर्स बोलते हैं। वो दो इलेक्ट्रोड के बीच में क्या करते हैं, चार्ज पास करते हैं। आप अपनी घर की बैटरीज में हमेशा ये चीज करते होंगे जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड रिफिल करते हैं, ये वही चीज होती है। देयर आर पॉजिटिव and negative charged ions which can move on applying electric field। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयंस दोनों होते हैं और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो दोनों मूव करते हैं एंड हेंस जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। और उसमें क्या होता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। मेटल्स में क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव चार्जेस के मूवमेंट के कारण ही होता है, बट लिक्विड या हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोले तो दोनों के कारण होता है, पॉजिटिव आयंस के कारण भी होता है। वेयर एज इन केस ऑफ सॉलिड्स, यदि हम सॉलिड्स की बात करें और कंडक्टर्स,
Cu मतलब कॉपर, Fe मतलब आयरन, Ag मतलब सिल्वर। एटम्स आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर। एटम्स क्या रहते हैं? एकदम टाइटली बाउंड रहते हैं एक दूसरे के, विच कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग करंट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई। तो ये एज कंपेयर किया किससे? सॉलिड चीजों से, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट का, जब भी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मगर लिक्विड और गैसेस में क्या होता है? ऐसा नहीं होता, दोनों चीजें मूव करती है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स भी और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स भी। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या होगा? हमने सॉलिड्स के बारे में देखा, लिक्विड्स के बारे में देखा, अब ऐसी चीज जिसमें बिल्कुल फ्लो नहीं होता, मतलब इंसुलेटर्स। देयर आर सम अदर मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स विल बी बाउंड। मतलब ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे बाउंड रहते हैं, मूव ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंसुलेटर्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे मगर वो मूव नहीं कर सकते उसके अंदर। एंड दे विल नॉट एक्सेलरेट इवन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। तो जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेंगे। ये चीज हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी है। तो जब भी किसी में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण भी वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट नहीं होते हैं। आई नो करंट ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। कौन से मटेरियल में? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बाउंड रहते हैं। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। एग्जांपल क्या हो जाएगा? वुड, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर एसेट्रा। और हमारी जो स्टडी रहेगी हम उसमें किसमें फोकस करेंगे? पूरा फोकस ऑन सॉलिड कंडक्टर्स। हम पूरा सॉलिड कंडक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे इस चैप्टर में, इन विच पॉजिटिव आयंस आर फिक्स्ड पोजीशन। जिसमें हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव आयंस जो है, मतलब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो वो एक प्रकार का पॉजिटिव आयन बन गया और वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड रहेगा। हम अपने पूरे एनालिसिस में ये मानेंगे, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल रहेगा इलेक्ट्रिक करंट का। एंड द करंट इज कैरिंग बाय नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। बट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में देखें तो ऐसा नहीं होता, वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव आयंस भी मूव करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और थ्योरेटिकल टॉपिक देखते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये चीजें भी पूरी यूज होगी। देखते हैं, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए सॉलिड कंडक्टर। यदि कोई एक सॉलिड कंडक्टर लिया और उसमें हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अप्लाई नहीं किए, ठीक है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम मूव लाइक मॉलिक्यूल्स इन ए गैस ड्यू टू देयर थर्मल वेलोसिटीज। तो ये सब चीजें क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी कंडक्टर में हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे? जैसे गैस में पार्टिकल्स मूव करते हैं थर्मल वेलोसिटी से। इसका मतलब कोई भी एटम हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो उसके अंदर क्या होते हैं? एटम्स मोशन करते रहते हैं तीन प्रकार का, रोटेशनल, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन। इन्हीं तीनों के जो सम होती है काइनेटिक एनर्जी का, तीन प्रकार के मोशन का, इसी को हम बोलते हैं उसकी थर्मल वेलोसिटीज। मतलब पार्टिकल्स कंपन करते रहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो किसी का भी बनाओ, ठीक है। तो नॉर्मल यदि कोई भी एक कंडक्टर में यदि हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मूव करते रहेंगे अपनी थर्मल वेलोसिटी से। ओके, देयर इज नो प्रिफरेंशियल डायरेक्शन। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करिए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एस्केप करके तो घूमते रहेंगे मगर उनका कोई प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब सब एक साथ एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, कोई कहीं भी मूव कर रहा है अपनी थर्मल वेलोसिटीज के कारण, पार्टिकल्स के कंपन होने के कारण वो अपना मूव कर रहे हैं, कोई भी एक साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते वो, ठीक है। फॉर द वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर एकदम आराम से मस्त मूव कर रहे हैं, उसे कोई डायरेक्शन नहीं है प्रिफरेंशियल डायरेक्शन। कब? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किए। द एवरेज थर्मल रैंडम वेलोसिटी जीरो। तो ये भी क्या है? एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस चीज को हम कंसीडर करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करते रहेंगे। तो नॉर्मल जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी है तो उस केस में क्या होगा? या इलेक्ट्रिक फील्ड लगी भी है तो जो थर्मल वेलोसिटीज होगी जो नॉर्मल है, मतलब एवरेज थर्मल रैंडम वेलोसिटीज को हम क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। जो उसकी थर्मल वेलोसिटीज के कारण मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर, जो तीन प्रकार के मोशंस होते हैं एटम्स के अंदर, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मोशंस होते हैं, उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स को वेलोसिटी मिलती है उसका हम एवरेज क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। मतलब उसका हम कोई भी इफेक्ट कंसीडर नहीं करते। ड्यू टू दिस देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसी कारण क्या होता है?
अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो घूमते रहते हैं कंडक्टर के अंदर, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं घूमते, कैसे भी घूमते रहते हैं, इस कारण कोई चार्ज फ्लो नहीं होता, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होता उनके अंदर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, i.e. no net flow of electric charge in a particular direction inside the conductor and hence no current flows in it. ठीक है, कोई नेट फ्लो नहीं होता चार्ज का और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अब क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे ऑन ए सॉलिड कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। सॉलिड कंडक्टर क्या होगा, एक सिलेंडर के शेप का होगा। तो जितना व्हाइट रंग का आपको एक सिलेंडर दिख रहा है, ये क्या है, एक प्रकार का सॉलिड कंडक्टर है, या आप इसको मान सकते हैं एक प्रकार का वायर है ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ये बाय अटैचिंग पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क ऑफ ए डाइइलेक्ट्रिक ऑफ सेम रेडियस एट टू एंड्स। तो एक क्या है, हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है, व्हाइट रंग का आपको दिख रहा है। हमने क्या करी, दो डाइइलेक्ट्रिक डिस्क, मतलब ऐसी चीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते, मतलब एक प्रकार के इंसुलेटर, उनको हमने इसके दोनों एंड्स में क्या कर दिया, अटैच कर दिया। एक डिस्क क्या है हमारी, एक डिस्क हमारी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और जो दूसरी डिस्क है हमारी वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और बीच में क्या है, एक प्रकार का कंडक्टर है। दोनों तीनों का साइज क्या है, सेम, ठीक है, कंडक्टर है मतलब एक प्रकार का वायर मान लीजिए आप, जो भी कंडक्ट करेगा बड़ा फॉर्म। तो जब हम ऐसा होगा कि मतलब जब एक ऐसे कंडक्टर में मैं दो डाइइलेक्ट्रिक डिस्क, जो एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, जैसी मैं इसमें अटैच कर दूंगा तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। मतलब यदि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जो इस कंडक्टर के अंदर होंगे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। एक चीज याद रखिएगा, जैसे ही मैं ये डिस्क लगाऊंगा दोनों में, तो क्या होगा, पहले हम देख लेते हैं डायरेक्शन, फिर मैं आपको बताता हूं। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी अप्लाई हो रही है यहां पे, हम पहले चैप्टर में एकदम अच्छे से पूरी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, क्या होती, कैसे जनरेट होती है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करेंगे, ठीक है। ये दोनों प्लेट्स क्या है, चार्ज है। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ये कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है यहां पे इस प्लेट में, और इस प्लेट में क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। और मैं बोल सकता हूं इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी कुछ सिग्मा, जो पॉजिटिव होगी, और यहां की भी मैं बोल सकता हूं कि एक नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी इसकी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो करेंगे। और यदि अब हम एक और चीज देखें कि करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, तो करंट का डायरेक्शन कैसे फ्लो होगा इस कंडक्टर में, इस तरफ, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट में, मतलब पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब ये जो करंट फ्लो होगा, ये दो डाइइलेक्ट्रिक डिस्क लगाने के कारण ये कुछ सेकंड के लिए ही फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि वो एकदम कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं करता रहेगा। जैसे ही हम उसमें वो दोनों डिस्क लगाएं, ये कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा, मगर कुछ सेकंड के लिए ही फ्लो होगा, ज्यादा देर तक फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, पूरे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, और ये दोनों डिस्क को वो क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब ऐसा यदि हम एक्सपेरिमेंट करें तो करंट फ्लो होगा, मगर कुछ सेकंड के लिए ही फ्लो होगा, ज्यादा देर के लिए फ्लो नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, यदि हम इन दोनों डाइइलेक्ट्रिक डिस्क में कंटिन्यूअसली फ्रेश चार्ज सप्लाई करते रहे दोनों तरफ से, यहां पे मैं कंटिन्यूअसली फ्रेश चार्ज देते रहूं पॉजिटिव, और इधर पे भी नेगेटिव देते रहूं, और ये क्या करते रहे, उसको न्यूट्रलाइज करते रहे, तो उस केस में क्या होगा, इसमें कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होगा। तो यही सब चीजें क्या करती है, बैटरी करती है, फ्रेश चार्जेस प्रोवाइड करते रहती है, ठीक है। तो इस जो कंडीशन हमें दिख रही है, इस कंडीशन पे करंट फ्लो होगा, मगर कुछ सेकंड के लिए फ्लो होगा, ज्यादा देर के लिए फ्लो नहीं होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड इन द कंडक्टर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज डिस्क टू नेगेटिव चार्ज डिस्क। पॉजिटिव चार्ज डिस्क से नेगेटिव चार्ज डिस्क के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। हमें डायरेक्शन पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये इससे अलग एक पॉइंट है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एक कंडक्टर्स होते हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एक अलग प्रकार के कंडक्टर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मूव कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। ये किसमें हम देखते हैं, बैटरी में देखते हैं। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पानी भरा रहता है उसी को हम बोलते हैं बैटरीज में। ओके, तो ये चीज समझ में आई आपको।
कैसे करंट का डायरेक्शन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, करंट इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, कुछ सेकंड के लिए फ्लो होगा। यदि हम दोनों डिस्क में फ्रेश चार्ज सप्लाई करते हैं तो कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होते रहेगा। ओके, तो आज हमने बेसिक पढ़ा कि क्या क्या करंट इलेक्ट्रिक का बेसिक क्या होगा, इंट्रोडक्शन क्या होगा इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम ओम्स लॉ से अपना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना ओम्स लॉ से शुरू करेंगे और रेजिस्टेंस क्वेश्चन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।